तो फारूक साहब, ये आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एमक्यूएम ने भी अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है कि नौजवानों के ज़रिए $100 बिलियन कमा के आईएमएफ से जान छुड़वा लेंगे, ये इनकम जनरेशन कहाँ से होगी? ये मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो हक़ाइक़ है पाकिस्तान के अंदर उसमें और जो हमारी ताकत है उसमें डिस्कनेक्ट बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है। पिछले 5 सालों में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई पाकिस्तान के अंदर, उसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन था, उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स थे पाकिस्तान के अंदर। आज वो पिछले 5 सालों में सिर्फ बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच गए। अब अगर सियासतदान वो 25 साल 30 साल पुरानी वाली सियासत खेलना चाहते हैं, जिसमें नाराबाजी है, जिसमें शख्सियात का बेचना है, जिसमें आप माजी की ज्यादतियां या माजी की कुर्बानियां जो है वो बेचना चाहते हैं अपने वोटर्स को, तो मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं हो पाएगा। अगर ये कहा जाए कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, तो जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है, उसके पास रसाई है, मोबाइल फोन है, वो ब्रॉडबैंड का सब्सक्राइबर है, उसको पता है कि ये नहीं हो सकता। उसको वो जानता है कि आईएमएफ के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। वो ये भी जानता है कि मुल्क के अंदर कोई 500-600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। वो ये भी जानता है कि खजाना जो है वो खाली है। तो ये वादे करना जो शायद माजी में कोई 25-30 साल की सियासत में तो ये चूरन बिक जाता था, मैं समझता हूँ कि अब वो नहीं हो पाएगा। जो डिजिटल तब्दीली आई है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और दूसरा अगर आपने देखना है जो डेमोग्राफिक तब्दीली है, कोई 10 करोड़ वोटर रजिस्टर थे 2018 में, आज वो कोई 12.5-13 करोड़ के करीब है, और उसमें से तकरीबन 70% ऐसे हैं जो 18 से 45 साल की उम्र के हैं। तो उनको रसाई है, मिनट टू मिनट न्यूज पहुंच रही है। वो ये चाहते हैं कि जो बोझ है एक पाकिस्तानी के ऊपर, उसका हल क्या है। अगर आपने मंशूर बनाना है, उसमें उसका हल बताएं। अगर महंगाई है, बिजली का यूनिट 55 रुपए पे है, तो उसका हल क्या है, वो आप हमें मैनिफेस्टो में बताएं, वो हमें आप अपनी तकरीर में बताएं। वो सुनाई नहीं दिया जा रहा। सही, मतलब आपका कहना यह कि इम्प्रैक्टिकल किस्म के मैनिफेस्टोज हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत डाइवोर्स्ड हैं ये पार्टीज़। तो इस पर खाकान साहब, आप जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, अब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी जो बहस होती है उसमें सबसे टॉप पे पीआईए होती है और वहीं पे वो बहस ख़त्म हो जाती है, जबकि नंबर्स ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग जो इदारे हैं उनमें डिस्कोज़ ही आते हैं। तो आप डिस्कोज़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो डिबेट ही नहीं हो रही कि इनका भी कुछ करना है। हम एक किताब लिखा करते थे जिसमें हम ये लिखा करते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि पाकिस्तान की एसओईज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। 2013 से ऑनवर्ड्स हर साल मैंने ये किताब छापी। 2022 की किताब में जो टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उसमें से 7 जो हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। मैंने इसलिए आपके सामने ये बात रखी कि स्टेट इनको नहीं चला सकती। फर्क देखिए कि एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसको हमने प्राइवेटाइज किया और हमने कंपेटिटिव बिहेवियर क्रिएट किया, एक मार्केट क्रिएट की। आज आप एक कंफर्टेबल सेटअप में हैं जहां पे एक ब्रॉडबैंड की भी सहूलत है, टेलीफोनी की भी सहूलत है, मोबाइल की भी सहूलत है, 4G भी चल रहा है। लेकिन वो निगरान हुकूमत कहती है उसमें कभी भी ग्लिच आ सकता है। जी, ग्लिच तो ऑफ कोर्स फिर अगेन स्टेट इंटरवेंशन से ही आएगा, बट अदरवाइज इट इज वर्किंग फाइन। सो अगर आप इसको एनर्जी सेक्टर बोथ गैस एंड पावर से कंपेयर करें तो आपको रियलाइज होगा कि ना रेगुलेशन ठीक है, बिकॉज हमारा रेगुलेटर नेपरा और ओगरा भी उस सतह पे नहीं है कि वो मार्केट क्रिएट कर सकता, वो टैरिफ देने से आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे ख्याल में वैसे भी एनर्जी का एक रेगुलेटर होना चाहिए, पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर, ये पहला रिफॉर्म होगा। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन या कोई और प्राइवेटाइजेशन, पीआईए के हमने कई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लिखे जिन कंपनी से आज हम ये काम करा रहे हैं। एफएज ये पहले भी ये काम कर चुकी हैं। 2016 में ये मॉडल मौजूद है बाइफरकेशन का। मैंने एक कंपनी भी सरकार में रहते हुए रजिस्टर कराई थी, PMLN की ही गवर्नमेंट थी, कि उसमें हम ये एसेट्स ट्रांसफर कर दें। इसमें भी कोई नई गुफ्तगू नहीं है। पर बात यह है कि क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन खुद ये अहलियत रखता है, खुद ये सलाहियत रखता है। मैं बार बार कहता हूं कि चीजें बेचने से पहले बिल्ड योर प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनटू अ फर्स्ट रेट प्राइवेटाइजेशन कमीशन विद अ वेरी स्मार्ट चेयरपर्सन and a team under him or her
जो ये काम कर सके ताकि ये कोर्ट में चैलेंज ना हो, ताकि इसकी वो कीमत मिल सके पीआईए की, डिस्कोस की, बैंकों की, जो आपको मिलनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। इसकी एक क्विक मिसाल देता हूं, क्योंकि आपने बीओआई में कामयाबी नहीं हासिल की तो आपको एसआईएफसी बनानी पड़ी। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। हमने ये इदारे इसलिए बनाए थे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के हजरात आएंगे, वो इनको चलाएंगे, हम ये काम नहीं कर सके। सो यू हैव टू रियली थिंक थ्रू के प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इस चीज पे डाल देना कि ये पॉलिटिकल विल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स द होल स्टोरी। ठीक है, पॉलिटिकल विल से बढ़ के ये मामलात हैं। इस पे फारूक साहब, ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात है, अब जैसे ही इस तरफ जाएंगे तो ट्रेड यूनियंस का रिस्पांस भी आता है, एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पोलैंड का एक बड़ा अच्छा मॉडल है प्राइवेटाइजेशन का, जहां उन्होंने इन सब ट्रेड यूनियन से डील किया। उनको 5-5 साल के जो है वो गोल्डन हैंडशेक भी दिए गए। तो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। दो चीजों की जरूरत है, एक का जिक्र खान साहब ने किया पॉलिटिकल विल का, और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग का। दोनों बातें खान साहब की ठीक हैं। एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता। नीयत और सलाहियत जब तक दोनों जमा नहीं होंगी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, उस वक्त तक जो गोल आपने सेट किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है गैस और बिजली का मिला के, वो कोई 6,000 अरब पे पहुंच चुका है। ये इतना बड़ा, इसका क्वांटम, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि ये पूरी की पूरी मईशत को ले डूब सकता है अपने साथ, अगर कुछ किया ना गया। अभी सिर्फ ये कहता है कि आईएमएफ कहता है कि आप अपनी जिस कीमत पे बिजली ले रहे हैं उसी कीमत पे बेचें, उसको बराबर करने की कोशिश करें। नतीजा निकलता है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। अब यही गलती हम पिछले कोई 15-20 साल से करे चले जा रहे हैं कि शायद टैरिफ बढ़ाने से हमारा गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब वो ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही गलती को दोहराते चले जाएं और तवक्को इस चीज की रखें कि कोई नई चीज सामने आ जाएगी, तो आइंस्टाइन कहा करता था कि ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बनती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इसमें फॉरवर्ड थिंकिंग लानी पड़ेगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जो एलीट कैप्चर को ख़त्म करने का कुछ पार्टियाँ क्लेम किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी इस्लाहात के हवाले से हमारी डिबेट जारी है। इस पर खाकान साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं 17 मिनिस्ट्रीज़ बंद कर दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में 1700 अरब रुपए का एलीट कैप्चर, आपको पता है कि एलीट की सब्सिडीज़ में हम और आप या और आम आवाम जो हैं वो अपनी सैलरीड क्लास में से 200% एक्स्ट्रा टैक्स देती है इंपोर्टर के मुकाबले में। तो उस एलीट सब्सिडीज़ का जो क्लेम किया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, 17 मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकल है या ये भी सिर्फ एक ख्वाहिश ही है और सिर्फ सियासी नारा है? देखिए, पाकिस्तान का जो फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क है, इससे मेरा मतलब है मालियाती तौर पर जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत ही मुश्किल में है। अंदाजा लगाइए, इस साल हम 8,300 अरब रुपया सिर्फ डेट और अपने मार्कअप की पेमेंट में देंगे। इसको देने के लिए हम 1300 अरब बोरो करेंगे और फिर हम ये देने के काबिल होंगे, क्योंकि हमारे पास 7,000 अरब रुपए के करीब रकम बचती है प्रोविंसेस को देके। पेंशन्स, फेडरल गवर्नमेंट का चलना, पीएसडीपी, पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आर्म्ड फोर्सेस, एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी। अगर यहाँ पे खड़े हैं तो फिर फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को रिन्यू करने के लिए क्या चीजें लाजिम और मलजूम है? नंबर 1, एनएफसी अवार्ड का रीथिंक। नंबर 2, जो सब्जेक्ट्स, ये 17 ही हैं, ये बात दुरुस्त है, जो फेडरल के पास हैं जो उनका काम नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ज़कात, उशर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर, इनको जब आप डिवॉल्व करेंगे तो करंट में भी और पीएसडीपी में भी आपको 300 से 500 अरब इवेंचुअली जाकर बचना शुरू होंगे। अपने इकोनॉमिक सर्वे में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि 2240 अरब रुपया, ये कोई मल्टीलैटरल नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस, जिनको हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो वहां पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इन सब चीजों को मिलाऊं तो इस बात में सदाकत होगी कि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क एनएफसी से लेकर
डेवोल्यूशन से लेकर पाकिस्तान के टैक्स एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने तक एक बहुत बड़ा होल है जिसको करेक्ट किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता. सही. अगेन, डू वी हैव द खाकान साहब, टीम सॉरी जो टू